नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं पहचान से मिला काम कुछ समय के लिए टिकता है और काम से मिली पहचान सदैव सदैव के लिए बनी रहती है। ऐसी ही शख्सियत जिनके काम से उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम स्वागत कर रहे हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर MP कौशिक साहब का। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा विषय है स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, जो आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बनती जा रही है कि बहुत सारे युवा अलग अलग कोर्सेज़ की पढ़ाई करके क्षेत्र में काम करने के लिए मौजूद हैं, पर नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। हम ख़ास तौर से इंजीनियरिंग क्षेत्र की अगर बात करें सर, तो भारतवर्ष में लगभग 18 से 19 लाख युवा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं, और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें लगभग 50 से 70 हज़ार युवा इस हर वक्त मार्केट में जॉब्स के लिए उपलब्ध हैं। अक्सर ये कहा जा रहा है कि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, तो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं या उनमें उतनी योग्यताएं या क्षमताएं नहीं हैं वो जिनके द्वारा वो नौकरी अर्जित कर सके। इनमें से क्या बात सही मानी जा सकती है? पुनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं इस कन्वर्सेशन में शामिल होने के लिए। आपने जो प्रश्न किया उसके मैं आपसे पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। अगर हम ग्लोबल कंडीशंस में देखें और इस विषय को अगर ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के टर्म्स में अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि इंडिया का जो GER है या ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है जी, वो जो विकसित देश हैं, चाइना है, USA है, यूनाइटेड किंगडम है, उनके कंपैरिजन में हम काफ़ी पीछे हैं। 12th के बाद में जो युवा ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, उनका अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो इंजीनियरिंग में जो छात्र हमारे पास आ रहे हैं उनका परसेंटेज केवल 17% के आसपास है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अगर हमें विकसित देशों की दौड़ में जाना है और आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी का है। भारत पुराने समय में एग्रीकल्चर बेस रहा है, लेकिन अगर हमें GDP इंक्रीज़ करनी है तो हमारे को हर एक क्षेत्र में जो है टेक्नोलॉजी को जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, समावेश करना पड़ेगा। तो इससे ये पूर्णतया दृष्टिगोचर होता है कि जो इंजीनियर्स बन रहे हैं आज, अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि 18 लाख इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारी आवश्यकता कहीं अधिक है। और मुझे नहीं लगता कि जो है ये जॉब नहीं मिल रहे हैं या संख्या ज़्यादा है। कहीं न कहीं कोई एक गैप है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको पूरा करें तो निश्चित रूप से ये जो समस्या है उस पर हम जो है उसका हल ढूंढ सकते हैं। जी, प्रोफेसर कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मार्केट में कुछ हताशा सी है। पेरेंट्स को अक्सर ये लगता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग मार्केट में जॉब्स के लिए अवेलेबल है। तो आज इस मंच से, दूरदर्शन के माध्यम से ये हमें विश्वास जगा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कमी कुछ और जगह पर है। ज़्यादा अवेलेबिलिटी इज़ नॉट द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्किल्स की कमी है जिसके कारण ये हम बात नहीं अचीव कर पा रहे हैं। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी को एक बार अगर समझना चाहें तो सर, व्हाट डज इट मीन बाय एम्प्लॉयबिलिटी? मैं इसको बहुत ही सरल शब्दों में जो है परिभाषित करना चाहता हूँ। एक ग्रेजुएट जो है, चाहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो या किसी और विषय का ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन करने के बाद में वो उसको किसी न किसी रोज़गार की आवश्यकता होती है। तो एम्प्लॉयबिलिटी एक्चुअल में ये ऐसी दक्षता या क्षमता है जो किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान के अंदर उस ग्रेजुएट को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। न केवल उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है, वरन उसके साथ में ऐसी योग्यताएं भी उत्पन्न करती है कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बन सके। और आज जो ज़माना है वो रोज़गार परक शिक्षा का नहीं है, वो रोज़गार सृजक शिक्षा का है। तो एम्प्लॉयबिलिटी ऐसी क्षमताएं हैं जो उसे रोज़गार सृजक बना सके बजाय रोज़गार परख के। बहुत अच्छी बात आपने VC साहब कही कि सोच में परिवर्तन ही लोगों को एम्प्लॉयबल बना पाएगा। और जो आपने टर्म यूज़ की रोज़गार सृजक,
वो बात की तरफ अगर हम प्रेरित होंगे, ख़ास तौर से पेरेंट्स को यहाँ मैं ये बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि माइंडसेट को थोड़ा सा अगर शिफ्ट कर लेंगे तो सिचुएशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। सर, आपसे चर्चा जारी करेंगे, लेकिन हम हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन सभी का स्वागत करते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना नाम और क्या पढ़ाई वो कर रहे हैं और संक्षेप में अपना सवाल आप माननीय वीसी साहब से डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम दीपांशु वर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है सर, फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर की स्टडी के अलावा ऐसी अदर एक्टिविटीज़ क्या करें कि मुझे आगे फ्यूचर में बेटर जॉब्स और प्लेसमेंट्स के लिए हेल्पफुल हों सर। आपने नाम क्या बताया? सर मेरा नाम दीपांशु वर्मा है। दीपांशु, बहुत बहुत बधाई, आप अभी से जागृत हैं। लोग कहते हैं कि युवा हमारा चैतन्य में नहीं है, सोया हुआ है। आप फर्स्ट ईयर में हैं और अभी से आप में ये चेतना है कि मुझे पढ़ने के अलावा और क्या करना होगा। निश्चित तौर पर आपके लिए कोई मार्केट में जॉब की कोई कमी नहीं होगी। सर, आपने जो प्रश्न किया वो काफ़ी रिलेवेंट है और मेरा इंटरेक्शन जो है काफ़ी छात्रों से होता रहता है और ज़्यादातर इस प्रश्न का उत्तर मैं इस सलाह के रूप में देता हूँ कि जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर होते हैं तो आपके सामने बहुत सारे टारगेट्स हैं। आप बीटेक या अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में टारगेट के रूप में आप हायर स्टडीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं या उससे भी हायर जा सकते हैं। आपका टारगेट एक आईएएस बनने का भी हो सकता है, आपका टारगेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का हो सकता है, या आप आईईएस यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज में जा सकते हैं। आप हो सकता है कि आप कंसल्टेंसी की सेक्शन को ऑप्ट करना चाहें। ऐसे बहुत सारे जो है ऑप्शंस हैं आपके पास में जहां आप जो है जा सकते हैं बीटेक करने के बाद में। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं उस समय आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे क्या बनना है। आपको अपना टारगेट जो है उस समय तय करना है। अगर आप ये सोचें कि मैं अपना करिकुलम पूरा कर लूँ, मैं अपना बीटेक का कोर्स जो है वो पूरा कर लूँ और उसके बाद मैं ये सोचूं कि मुझे ये जो है कैरियर ऑप्ट करना है, तो वहाँ ये बहुत देरी हो जाएगी। अगर एक पर्टिकुलर कैरियर को आप ऑप्ट करते हैं, हायर स्टडीज़ को अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अलग तरीके से आपको करनी होगी। जैसे अगर आप एमटेक के लिए जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको गेट क्लियर करना पड़ेगा, और अगर आपका टारगेट किसी आईआईटी में जाना है तो गेट के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर आपको जो है लाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अगर आप गेट के लिए तैयार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अपना एमटेक का या हायर स्टडीज़ का टारगेट पूरा कर सकते हैं। लेकिन यही तैयारियां आपको जो है आईएएस की तरफ या आईईएस की तरफ नहीं ले जा सकती। अगर आपको आईएएस बनना है या आईईएस बनना है तो उसके लिए आपको अलग रूप से तैयारियां करनी पड़ेगी। या अगर आपको कंसल्टेंसी में जाना है तो आपका माइंडसेट जो है उसी तरीके से तैयार होना चाहिए। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट योर टारगेट एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। बहुत सुंदर बात कही। सबसे पहले सवाल अपनी आत्मा से करें, अपने मन से करें कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। क्या मेरे ड्रीम्स दूसरों के ड्रीम्स से मोटिवेटेड तो नहीं है, या कोई धुंधला ड्रीम तो नहीं है, या मैं जिसे ड्रीम समझ रहा हूँ वो एक इल्यूजन तो नहीं है। तो सबसे पहला सवाल अपनी कैपेबिलिटीज़ को सही आकलन करना, फिर अपना ड्रीम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से ड्रीम को आप पेपर पर लिखिए और उसके बाद 3 से 4 वर्ष की तैयारी में लग जाइए। पढ़ाई के साथ साथ निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। उम्मीद है आप अपनी बात का जवाब पूर्णतः पा चुके होंगे। अगला सवाल। Namaskar sir, I am Ankit Kumar. At present I am pursuing BTech in Civil Engineering. Sir, my question is, what are the important things to be learned during summer training? जी, आपका प्रश्न जो है काफ़ी रिलेवेंट है। बीटेक के करिकुलम में एक पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का होता है। मैं आपको सबसे पहले तो ये सलाह देना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग पार्ट को आप जो है गंभीरता से लें, इसको एक औपचारिकता नहीं समझें, क्योंकि सामान्यतः ये सुनने में और देखने में आया है कि छात्र जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पार्ट को जो है गंभीरता नहीं देते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पार्ट को भी आपको जो है सावधानी से सेलेक्ट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि आपने कोई टारगेट जो है डिसाइड किया हुआ है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एरिया भी आप उसी दिशा के हिसाब से जो है चुनें। और
जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे सारे एस्पेक्ट्स जो है वो आप सीखने की कोशिश करें। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे समझ लीजिए कि आप किसी रोड प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप अलाइनमेंट से लेकर के उसका डिज़ाइन, एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको सीखने की कोशिश करें। उसके साथ में वहाँ फील्ड में किस तरह की जो परेशानियाँ आती है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट, आपको जो है प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करना है। तो निश्चित रूप से जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको जो है किताब में नहीं मिलेगी लेकिन फील्ड में मिलेगी। तो उन परेशानियों को जो है कैसे परेशानियां आती हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, ये समाधान आपको सीखने चाहिए। इसके साथ में मैं एक और सलाह आपको देना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो फील्ड फॉर्मेलिटीज़ या ऑफिस फॉर्मेलिटीज़ की तरह से हो सकती हैं, तो वो हिस्सा भी या वो पार्ट भी आपको सीखना चाहिए। इस तरीके से अगर आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं तो निश्चित रूप से जो कंपनी जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आपके पूरे बिहेवियर को जो है जज करती है, और ये आपकी एक ट्रेनिंग जो है आपके जॉब के लिए जो है एक अच्छा साधन बन सकती है। यानी कि एक छोटा कदम बाद में एक बड़ी सशक्त हाईवे की तरफ आपको ले जा सकता है अगर आप अपनी समर ट्रेनिंग को सीरियसली लेते हैं। अक्सर जैसा आपने कहा कि समर ट्रेनिंग जान पहचान से या घर के आसपास ही लोग ऑप्ट कर लेते हैं। इट हैज़ टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर मुझे अपना करियर किस लाइन में बनाना है। उसी तरह की आप समर ट्रेनिंग को ऑप्ट करें और उस पूरी ट्रेनिंग को सीरियसली लें, तो हो सकता है कि आपको जिस जगह आप ट्रेनिंग लेने गए हैं वो कंपनी ही जॉब ऑफर आपको कर सकती है। सो इट्स अ सीरियस इशू। और जैसा कि शुरुआत में हमने भी बातें की हैं और आगे भी बात करेंगे कि किस तरह की स्किल्स की एक्चुअली रिक्वायरमेंट होती है जो किताब के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती है, वो फील्ड में ही जाकर आप सीखेंगे। सो इट्स अ सीरियस इशू टू गो सेंसिबल ट्रेनिंग। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम उमंग परियार है और मैं बीटेक थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का छात्र हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमें हमारे इंजीनियरिंग करियर के अंदर हमें कई प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो हम उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीज़ें ध्यान में रखें कि हमारे जॉब या फिर हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमारे सहायक हो। जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग के लिए बताया, इसी तरीके से मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो 7 सेमेस्टर में ही आप जो है अपने प्रोजेक्ट की योजना बनाएं। वास्तव में तो आपका जो प्रोजेक्ट है शायद 8 सेमेस्टर में होता है जी, लेकिन मेरी सलाह ये है कि उसकी शुरुआत जो है आप 7 सेमेस्टर में करें, एक जो है योजना उसके लिए बनाएं। दूसरी सलाह मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, आपने 3 साल पूरे कर लिए, आपके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ अभी तक जो है डेवलप हो चुकी होती है, तो प्रोजेक्ट के रूप में उसको आप जो है क्रियान्वित करने की कोशिश करें। हो सकता है आपके दिमाग में कोई एल्गोरिथम डेवलप हो रही है तो आप एक कोई नया एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कोई एनालिसिस के बारे में सोच रहे हैं तो किसी भी प्रोजेक्ट का एक नया एनालिसिस जो है वो डेवलप कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई एक क्रिएटिविटी जो आपके दिमाग में है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर आनी चाहिए, और अगर आपका क्रिएटिव माइंड और प्रोजेक्ट जो है मिल जाते हैं और कोई नई चीज़ आप अगर डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि ट्रेनिंग रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जब भी आप कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से कंपनी जो है आपके वर्क को देखना चाहेगी। अगर आपका वर्क जो है वो इनोवेटिव है या क्रिएटिव है तो निश्चित रूप से ये आपको जो है हेल्प करेगा कि आपको अच्छा जॉब मिल सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो प्रोजेक्ट की एक्सरसाइज सेलेक्ट करें वो बहुत सावधानी से सेलेक्ट करें, और कोशिश ये करनी चाहिए कि छात्र जो है वो अपने स्वयं के स्तर पे इसका सिलेक्शन करें। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर की तरफ मुंह ताकते हैं कि हमें कोई जो है टॉपिक दे दिया जाए, हमें कोई एक्सरसाइज दे दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसके अंदर जो सफलता होती है वो नहीं मिलती है। शॉर्टकट जो है वो सफलता के अंदर सबसे ज़्यादा बाधक है। तो आपको कॉपी पेस्ट और ये जो चीज़ें हैं इन सब से बचना चाहिए और नए इनोवेटिव एवं क्रिएटिव आइडियाज़ को आपके दिमाग में लाना चाहिए, जो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता दिलाएंगे। जी सर, जैसा इससे पिछला वाला जो सवाल था समर ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ था
क्या समर ट्रेनिंग के दरमियान फील्ड के अनुभव में कोई ऐसी बात चूज़ की जा सकती प्रॉब्लम एरिया कि वहाँ किसी तरह की कोई छोटी से या बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो और वो प्रोजेक्ट का रूप धारण कर ले? ये आपने बहुत अच्छा जो है प्रस्तुत किया। ट्रेनिंग जब आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं या आप फील्ड में जा रहे हैं, तो किसी इंडस्ट्री की कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 6 सेमेस्टर में है और ट्रेनिंग के तुरंत बाद आप जो है 7 सेमेस्टर में आते हैं, प्रोजेक्ट के लिए आते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को लेकर के अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल हो जाता है और वो इंडस्ट्री फिर आपको डायरेक्ट जो है सेलेक्ट भी कर सकती है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन और ट्रेनिंग जो है वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, इसको अलग से हम नहीं देख सकते और ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के डेवलपमेंट के लिए दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले और सवाल और अभी के सवाल को दोनों को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समर ट्रेनिंग बहुत केयरफुली सेलेक्ट करें और सिंसियरली काम करें, प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करके अपना 7th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट को डेवलप करें और उसके एग्जीक्यूशन को वापस इंडस्ट्री में सबमिट करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो होगी फाइनल प्रेजेंटेशन, वो है आपकी रिपोर्ट राइटिंग में भी अक्सर जैसे देखता हूँ बच्चों की वो बड़ी पुअर हुआ करती है। भाषा निश्चित तौर पे उतनी उम्दा नहीं होती है इंजीनियर्स की, लेकिन कम्युनिकेशन एक बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कोई भी आइडिया डेवलप किया है उसे आप किस तरह से फाइनली पेपर पर प्रेजेंट करते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बहुत केयरफुली हो, वो आपकी सीरियसनेस और सेंसिबिलिटी को इंडिकेट करेगा। तो जब आप उस रिपोर्ट के साथ में जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक बड़ा मापदंड बनता है कि आप किस तरह का काम करते हैं और उसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। पुनीत जी की बात में मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जी। आपने जो रिपोर्ट राइटिंग की बात की उसके साथ में ज़्यादातर आपसे जो है जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो एक रिज्यूमे आपसे मांगा जाता है और एक ये आदत है कि भाई एक्स ने जो रिज्यूमे तैयार किया उसकी कॉपी की, उसमें नाम वाम चेंज करके हमने जो है उसको कंपनी के सामने पेश कर दिया। जो एचआर टीम है उसके सामने जब रिज्यूमे आते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये तो सारे रिज्यूमे एक तरीके से ही हैं, उसमें कहीं भी ये रिफ्लेक्शन नहीं होता कि आपकी इंडिविजुअलिटी जो है या आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपका इनोवेटिवनेस जो है वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको एक बहुत सिंसियर सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी काम करें, जो आपकी अपनी क्षमताएं हैं उनको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें और उसके अंदर मौलिकता लाने की कोशिश करें ताकि जो है आपको जो है ये चीज़ें हेल्पफुल हो सकें। जी, कॉपी पेस्ट ना करें, आप इंडिविजुअली एक खूबसूरत इंसान हैं और उस चीज़ को बाहर उकेर कर लाएं। जब आप अपना रिज्यूमे तैयार करें उसमें छवि आपकी छाप दिखनी चाहिए और उस छाप से ही सामने वाला प्रभावित होता है। बी योर सेल्फ एंड डेफिनेटली जॉब इज़ आफ्टर यू। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम जयवर्धन नंदवाना है, मैं बीटेक 4th ईयर का छात्र हूँ। मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मैं कैसे जुड़ सकता हूँ? जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं और पिछले 1 वर्ष से हम देख रहे हैं कौशल विकास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो कौशल विकास पे जो है काफ़ी जो है ध्यान दिया जा रहा है और इस संदर्भ में राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। आप जानते होंगे NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। इसी तरीके से राज्य के अंदर RSLDC है जो राज्य में कौशल विकास का काम कर रहा है। MSME है, DST है, AICT है, UGC हैं। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको जो है फंडिंग करते हैं। आज की तारीख में एक नया शब्द और चल रहा है, स्टार्टअप। जी, आपने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो स्टार्टअप में भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है काफ़ी हेल्प करने के लिए तैयार है। इसमें टैक्स बेनिफिट्स और दूसरी सुविधाएं जो है आपको मिल रही हैं, लेकिन एक ज़रूरत जो है वो एक है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया होना चाहिए और बहुत सारे उदाहरण जो है हमारे सामने आ रहे हैं। किसी ने बीटेक किया, उसके बाद में उसने बीटेक की जगह ऑप्ट किया superdhobi.com। तो जी, बिल्कुल किसी प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना। इसी तरीके से sabji.com। तो आपको एक बेसिक नॉलेज दी गई है
आप चाहे बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, आपको एक बेसिक नॉलेज देने के बाद में ग्रेजुएट तैयार कर दिया गया है। अब उस नॉलेज का एप्लीकेशन जो है आप किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम जो आपके अंदर क्षमताएं डेवलप कर रहे हैं, एनालिटिकल क्षमताएं डेवलप कर रहे हैं, कंप्यूटिंग की क्षमताएं डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की क्षमताएं डेवलप कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही काम करो। ये जो नॉलेज या आप एक कंप्लीट ग्रेजुएट जो बन रहे हैं, इस नॉलेज का एप्लीकेशन जो है आप कहीं भी कर सकते हैं और इन सभी योजनाओं का लाभ जो है आप लेकर के जो है अपना खुद का अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप एक रोज़गार सृजक के रूप में आ सकते हैं, जॉब प्रोवाइडर के रूप में आ सकते हैं इंस्टीड ऑफ जॉब सीकर के जो है। तो आज ज़रूरत हमें जॉब प्रोवाइडर्स की है बजाय जॉब सीकर्स के। बिल्कुल, किसी भी विकसित देश की अगर हम अर्थव्यवस्था में देखें तो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ का योगदान सबसे बड़ा होता है। अभी भारतवर्ष में वो योगदान का प्रतिशत बहुत कम है और टेक्निकल स्टूडेंट्स, टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स की समझ उस विषय में ज़्यादा होती है। अगर वो इस दिशा में काम करेंगे तो जीडीपी को भी स्ट्रेंथन करेंगे और उस क्षेत्र में बहुत सारी अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं और सरकार की बहुत सारी नीतियां अभी प्रैक्टिकल तौर पर उपलब्ध हैं। आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। ज़रूरत, जैसा सर ने कहा, कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करें और उसका इनोवेटिव वे में एक सोल्यूशन ढूंढें आप। उसके बाद पूरा विश्व आपकी मदद के लिए मौजूद है और भारत सरकार की बहुत सारी अलग अलग संस्थाएं हैं जो आपको मदद करेंगी। अगला सवाल। Namaskar sir, I am Sukoon Mishra and I am a student of BTech 4th year. Sir, I just wanted to ask one thing, that what skills a BTech student should have so that he get more better opportunities in foreign countries for jobs and for studies. जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि विदेश जाने की चाह जो है वो सदियों से हम लोगों के मन में है और जबकि बहुत सारे लोग भारतवर्ष में पढ़ना चाहते हैं, यहाँ नौकरियाँ करना चाहते हैं, हालांकि स्थिति बदल रही है। सर, ये जो विदेश में पढ़ने की या विदेश में नौकरी करने की जो चाहत है वो नई नहीं है और आज भी हमारे युवाओं में ये कायम है। पर्टिकुलरली जब आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की बात कर रहे हैं और आप भी जो है विदेश में या तो पढ़ना चाहते हैं या आप नौकरी करना चाहते हैं, तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपकी जो तकनीकी दक्षता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही। आपको एक जो है आपका ग्रेजुएशन अच्छे लेवल का होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको टारगेट जो है वो शुरू में डिसाइड करना पड़ेगा। आप जब फर्स्ट ईयर में हैं तो आप उस समय ये चीज़ें जो है डिसाइड करें। जो स्किल्स आप सोच रहे हैं कि मैं विदेश जाने या विदेश में पढ़ने के लिए चाहता हूँ, तो जितनी भी स्किल्स यहाँ इंडिया में पढ़ने के लिए चाहिए वो सारी स्किल्स आपको विदेश में पढ़ने के लिए भी चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आपको टोफेल का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, आपको जीआरई का एक एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना पड़ेगा। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जब आपको टोफेल, जो कि एक इंग्लिश लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज का टेस्ट है, और जीआरई आपको उस लेवल पे कि भी आप जो है वहाँ पढ़ने के लिए सक्षम हैं या नहीं हैं, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जीआरई और टोफेल के टेस्ट साल में कई बार होते हैं और आपको उनके लिए जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। बहुत सारी आप वेबसाइट पे जो है सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको एडमिशन देती हैं। इसके पीछे एक और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि अगर आपने स्टडीज़ को सही ढंग से और सीरियसली किया है, जिस इंस्टीट्यूट में आपने किया है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई आपका मेंटर रहा होगा वहाँ पे, तो उससे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप जो है लें, तो वो भी आपको इसमें बहुत हेल्प करता है। लेकिन वो तभी मिलेगा क्योंकि आजकल जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है वो केवल डॉक्यूमेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो उसकी डिटेल्स लेती हैं। जो भी आपके मेंटर हैं या जो आपके प्रोफेसर हैं उनकी वो डिटेल लेती हैं और सीधे उनको एक जो है फॉर्मेट भेजा जाता है जिसमें आपके बारे में पूरा फीडबैक जो है पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से अगर आप वहाँ बाहर जाना चाहते हैं तो आपकी प्री प्रिपरेशन होना ज़रूरी है इसके लिए। तो अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम मृदुल मेहता है।
सर मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, सर ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट है इस टाइम स्टूडेंट्स के माइंड में, तो ये कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करा जा सकता है या फिर क्या इसका सल्यूशन है? इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन किसने क्रिएट किया। यू हैव योर सेल्फ क्रिएटेड ए कन्फ्यूजन स्टेट इन योर माइंड। आपने खुद ने ये स्थिति जो है उत्पन्न की है, क्योंकि या तो ये हो सकता है कि आप चीज़ों को विश्लेषण करने के अंदर सक्षम नहीं हैं। अगर आप चीज़ों को जो है वन बाय वन जो है उनके सारी डिटेल्स लें, आप गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स लें, आप प्राइवेट जॉब की डिटेल्स लें, और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आप एनालाइज करें, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स का नंबर जो है वो एनालाइज करें और प्राइवेट जॉब का नंबर एनालाइज करें, तो आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट जॉब जो है बहुत लिमिटेड नंबर्स में है और उसके लिए उसके पीछे जो है सब लोग भाग रहे हैं। आप अगर सक्षम हैं और एक लंबे प्रोसेस से आप निकल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब सब में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप सेलेक्ट होंगे, तो उस प्रोसेस से आप अगर निकल सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है उस तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी जो है पहले प्राइवेट में मिल रही है और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आप राइज कर सकते हैं, तो ये एनालिसिस आपको करना है और आप कर सकते हैं। इस स्तर पे आप कर सकते हैं कि ये जॉब जो है प्राइवेट वाला अच्छा है या गवर्नमेंट का जॉब जो आज से 2 साल बाद मिलेगा वो अच्छा है। ये सारा विश्लेषण हम कर सकते हैं। तो ये हमें किसी से ड्रिवन नहीं होना चाहिए, हमें किसी से जो है निर्देशित नहीं होना चाहिए, हमें सबकी बातें सुननी चाहिए, हमें सभी डेटाज को जो है देखना चाहिए, लेकिन उसका विश्लेषण हम अपने स्तर पे करें और उसके बाद अगर आप निर्णय लेंगे, आप जो है बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, आप किसी और एजेंसी से बात कर सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह के और इन सभी डेटाज का विश्लेषण करने के बाद जो निर्णय निकलेगा, तो निश्चित रूप से आप जो है कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आपको जो है दिशा मिल जाएगी। सर, आपने जैसे अभी बातचीत की कि कॉलेज में आप सीनियर से और प्रोफेसर से बात करें, दैट विल हेल्प यू टू टेक ए राइट डिसीजन फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम टीचिंग और दूसरी गतिविधियां जो एक शैक्षणिक संस्थान में होती हैं, जॉब्स के लिए एक इंस्टीट्यूशन की क्या भूमिका है? जॉब्स के लिए संस्थान की भूमिका या उसमें जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक जो है वो छात्र की क्षमताओं को पहचानता है या पहचान सकता है, और उसको मोटिवेशन जो मिलता है या उसकी क्षमताओं के बारे में जो बता सकता है वो उसका शिक्षक ही बता सकता है। शिक्षक जो है छात्र के अंदर आत्मबल जो है वो बढ़ा सकता है कि उसकी कैपेसिटी जो ये हैं। शिक्षक ये पहचान सकता है कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है, ये किधर जा सकता है, ये हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकता है या ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ जा सकता है। क्योंकि जब हम विद्यार्थी हमारे साथ में 4 साल तक रहता है तो निश्चित रूप से एक अच्छा शिक्षक जो है वो इन चीज़ों को पहचानने में सक्षम होता है। तो शिक्षक की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक और बात मैं इसके साथ में ये जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षक को सिखाने और सीखने का जो संबंध है वो स्थापित करना चाहिए। हम शिक्षक का अंग्रेजी में जो शब्द यूज़ करते हैं लेक्चरर, तो सामान्यतः जो लेक्चर देने की जो एक टेंडेंसी है कि हम 1 घंटे क्लास में गए और क्लास में जो है भाषण देके चले आए, तो इस तरह की जो टेंडेंसी है उसको ख़त्म करना चाहिए और सभी शिक्षक जो है वो विद्यार्थी के साथ में एक सीखने और सिखाने का संबंध स्थापित करें, तो निश्चित रूप से जो है उनको वो एम्प्लॉय बना सकते हैं। दूसरी बात जो है इंस्टीट्यूशन की जो भूमिका है, जिस इंस्टीट्यूशन में छात्र पढ़ रहे हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 4 साल के बाद वो अपने छात्रों को रोज़गार दिला सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक अच्छा प्लेसमेंट सेल बनाया जाए और उस प्लेसमेंट सेल में एक अच्छे शिक्षकों की टीम हो, न केवल शिक्षकों की टीम हो, उसमें जो है छात्रों का भी एक जो है ग्रुप काम करना चाहिए
और उनका निरंतर ये प्रयास रहना चाहिए कि वो जो है विभिन्न कंपनियों के साथ में संपर्क बनाएं, उनको अपने महाविद्यालय में बुलाएं, उनके इंटरव्यूज़ जो है वो करवाएं और रोज़गार के लिए प्रयास करें। प्लेसमेंट सेल की भूमिका जो है केवल कंपनियों से संपर्क करने या उनको बुलाने तक ही सीमित नहीं रहती, लेकिन जो स्किल्स और एट्रीब्यूट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में डेवलप होने चाहिए, उसके लिए भी उनको लगातार प्रयास करने चाहिए कि हम जो है उनको एम्प्लॉयबल बना सकें। उनको लगातार प्लेसमेंट सेल को जो है कंपनियों से जो है फीडबैक लेना चाहिए कि हमारे छात्र जो है किस स्तर पे हैं, और उन्हें ये पहचानना चाहिए कि हमारे छात्रों में किस तरह की कमियां हैं, और उन कमियों को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से योजना बना करके छात्रों को तैयार करना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका अगर प्लेसमेंट सेल किसी भी इंस्टीट्यूट की निभाती है तो निश्चित रूप से वहाँ के छात्रों के रोज़गार में वृद्धि होती है। जी, वीसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि एम्प्लॉयबिलिटी को अगर हमें सजग करना है, उसमें अगर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है अपना, तो एक इंस्टीट्यूशन की और एक शिक्षक का रोल मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जो स्किल सेट डेवलप करने का जो काम है वो टीचर का है, कंपनी से कनेक्ट होना वो टीचर का काम है। एक बार बच्चे का जब प्लेसमेंट हो गया तो वो अब किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसमें किस तरह के सुधार या नई बात की आवश्यकता है जिससे आने वाले बैच को उस हिसाब से तैयार किया जा सके। तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि एज अ टीचर एक बड़ा रोल है, रादर ये टीचर के लिए खुशी की बात है अगर उसका पढ़ाया स्टूडेंट अगर कहीं जॉब उसे मिल जाती है, तो ये सही मायने में उसका अचीवमेंट है। जैसे पेरेंट्स का अचीवमेंट माना जाता है कि जब 12वीं के बाद में वो किसी अच्छी प्रोफेशनल स्टडीज़ में या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो दे फील प्राउड कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने इस जगह उसका चयन हुआ है। वैसे ही टीचर में जब ये बात आ जाएगी कि अगर इसका चयन होने के बाद मैं फ़ख्र से कह सकूँगा कि ये मेरा स्टूडेंट है, मुझे लगता है कि समस्या पूरी की पूरी वहीं से सॉल्व हो जाएगी। आगे बात को बढ़ाते हुए अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। मैं 4th ईयर फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं एक राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, क्या वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है उनको फुलफ़िल कर रहा है, या अगर उनके अंदर कोई गैप है उसके अंदर, तो उसको कैसे अपन फिलअप कर सकते हैं? जी, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो भी करिकुलम डिज़ाइन हुए हैं, चाहे वो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हों या किसी और यूनिवर्सिटी के, इस करिकुलम का बेसिक पर्पज़ जो होता है मूलभूत ज्ञान देना, सब्जेक्ट के विषय में मूलभूत ज्ञान देना, बेसिक नॉलेज के लिए उसको तैयार करना। आप ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में आज निरंतर जो है परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एरिया हो या आईटी का एरिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया हो, ऑटोमोबाइल का एरिया हो या टेक्सटाइल का एरिया हो, इसमें लगातार जो है परिवर्तन हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं और हमारे जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनको भी जो है अफेक्ट करते हैं। तो जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तन को हमें जो है समावेश जो है उसके साथ ही करना चाहिए। और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय भी इसके लिए प्रयासरत है। हम जो है निरंतर ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री के हिसाब से करिकुलम को तैयार किया जाए और जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के चेंजेस हो या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के चेंजेस हों, अक्रॉस द ब्रांचेज जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको हम जो है समावेशित करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अभी जो है एमसीए के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। हम ये चाहते हैं कि अब जो एमसीए का पाठ्यक्रम बने वो रोज़गार के हिसाब से या इंडस्ट्रीज़ की जो भी आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से तैयार हो। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो बीटेक के और अन्य जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उनके पाठ्यक्रमों में भी हम जो है शीघ्र परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और जो भी इंडस्ट्री के हिसाब से उसमें समावेशित किया जा सकता है उसको जो है उसमें लाया जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा निरंतर संपर्क जो है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ में रहे, ताकि हम ये जान सकें कि भी इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता क्या है और वो हमारे ग्रेजुएट से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसके प्रयास जो है किए जाएंगे। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम यशवंत कुमार पलसानिया, मैं सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का छात्र हूँ।
मेरा सवाल आपसे है कि बीटेक के अंदर हमें किस तरह की स्किल्स और एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता है जो हमें रोज़गार दिलाने में आवश्यक है? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज वर्तमान में जो समय चल रहा है जॉब्स के हिसाब से, और आज से 10-15 साल जो समय था उसमें बहुत अंतर आ गया है। आज जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि हम किसी ग्रेजुएट को एम्प्लॉय करें, फिर उसके बाद में उसको 6 महीने का या 1 साल का प्रशिक्षण दें, जो कि सामान्यतः पहले हुआ करता था, और उसके बाद में वो इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। तो इसमें निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि समय भी लगता है और इंडस्ट्री का जो है धन भी लगता है। तो अब जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है वो ये चाहते हैं कि रेडी टू जॉब जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो, और जैसे ही उनको एम्प्लॉय करें वो उनके लिए जो है काम कर सके। आज कोई एक अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड वाला स्टूडेंट जो है वो किसी कंपनी में जाकर के एम्प्लॉय हो जाता है। मान लीजिए वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक छात्र है और किसी मोबाइल के लिए कोई उसको जो है डिवाइस के लिए कोई जो है सॉफ्टवेयर या ये तैयार करने हैं, तो उससे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो जो है वहाँ से बहुत कुछ सीख के आया है और वो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को, इंफॉर्मेशंस को, इनका जो है एनालिसिस कर सकता है। नए सॉफ्टवेयर जो आपके फील्ड के हिसाब से तैयार करने होते हैं वो चाहिए, वो कर सकता है। अगर इस तरह की तैयारी है तो निश्चित रूप से जो ग्रेजुएट हैं वो रेडीली एम्प्लॉयबल हो सकते हैं। आज तकनीकी शिक्षा के साथ में या आपका जो टेक्निकल नॉलेज है उसके साथ में जो दूसरी एडिशनल स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये नहीं कहता, इसमें दो तरह की बातें की जाती है। कई बार आपने सुना होगा कि इंटरव्यूज़ में टेक्निकल जो पार्ट है उसको केवल लो वेटेज दिया जाता है 15-20%, और सॉफ्ट स्किल्स को जो है 80% से ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, या इस बात का जो प्रोजेक्शन है वो सही तरीके से नहीं है। जब आप टेक्निकली साउंड हैं, इसका मतलब जो आपकी टीम जो आपका इंटरव्यू ले रही है वो ये मान के चलती है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और आपने अगर 70% मार्क्स लिए हैं या 75% मार्क्स लिए हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज साउंड हैं और उसमें बहुत ज़्यादा परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे जो वेटेज है या जोर है वो कम दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो टेक्निकल स्किल है उसको हम जो है इग्नोर कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं है, इट इज़ इक्वली रिक्वायर्ड। अब दूसरा, उसके साथ में आपका जो इंडस्ट्री आपको एम्प्लॉय कर रही है वो ये चाहती है कि आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हों, आप में राइटिंग वर्बल स्किल्स हों, आपके अंदर मैनेजरियल स्किल्स हों, आप में लीडरशिप स्किल हों। आपको अगर प्रोजेक्ट कोई दिया जाए तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्किल हो, प्रोजेक्ट तैयार करने की स्किल आपके अंदर हो, आपके अंदर ऑनेस्टी हो, आपके अंदर ह्यूमन वैल्यूज़ हो, आप एक अच्छे मैनेजर और जो है एम्प्लॉय की तरह जो है इंडस्ट्री में काम कर सकें। अगर इन स्किल्स के साथ में आप जो है अपना ग्रेजुएशन करते हैं, हालांकि एक लंबी लिस्ट है और हम उनको जो है बहुत उससे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, उनका डिटेलिंग भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्किल के लिए क्या करना चाहिए या क्यों रिक्वायर्ड हैं। लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि आपकी तकनीकी दक्षता हो और उसके साथ में आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या एडिशनल स्किल्स हैं वो भी आप में होनी चाहिए। कंपनी ये नहीं चाहती कि आपको कोई वहाँ पे गाइड करे या आपको कोई जो है आप डेटा प्रोवाइड करे, आपको कोई इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करे। यू आर होल सोल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट दैट प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से अगर आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, और ये केवल डेवलप नहीं होती, इसको आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, आप बता भी सकते हैं, क्योंकि स्किल्स का होना और उनको जो है लोगों को बताना, लोगों को बताने से मतलब ये है जो एम्प्लॉय कर रहा है या पब्लिक में है, एक परसेप्शन बनना चाहिए आपके बारे में कि आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, आप एक अच्छे लीडर हैं। तो ये स्किल्स को एक्वायर करना और उनको एक्सप्रेस करना दोनों इम्पोर्टेंट हैं।
अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है एक सफल इंजीनियर बन सकते हैं। जी, अक्सर अभी बात देखी जाती है कि कोर ब्रांच के जॉब्स वर्सेस आईटी एनेबल्ड जॉब्स, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल किसी का है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा एक प्रश्न आपसे, अगर हमें जॉब मिलती है, एक ऑप्शन होता है कोर और एक होता है आईटी, तो सर हमें किसे चूज करना चाहिए? क्योंकि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो सर हमें एक दुविधा में फंस चुके हैं आजकल कि हम कोर में जाएं या आईटी सेक्टर में जाएं। अक्सर ये जॉब मार्केट में देखा जाता है कि पढ़ाई आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी कोर ब्रांच से की है, लेकिन नौकरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में जॉब मिलती है, तो किस तरफ जाना उचित होगा? एक मानवीय प्रवृत्ति है, चाहे जॉब हो या कोई और चीज़ हो, हम जो है सरलता की ओर बढ़ना चाहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इजी चीज़ होती है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आप ये जानते हैं कि आईटी के जो जॉब्स हैं वो वाइट कॉलर जॉब हैं, और जो कोर सेक्टर के जॉब हैं वो थोड़ा सा लेबोरियस जॉब हैं। अब आप जो भी अलग अलग सर्वेज इसके बारे में आ रहे हैं, और ऐसा जानने में आया है कि लार्ज परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स जो है वो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। आईटी सेक्टर के लिए जो रिलेवेंट डिग्रीज हैं वो आपके कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कुछ हद तक दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो सकती हैं, तो उन ग्रेजुएट्स को आईटी सेक्टर में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे आप आईआईटीज़ के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स देखें, एनआईटीज़ के प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स देखें, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं। और एक उदाहरण मैंने आईआईटी रुड़की का भी देखा, जहां 80% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आईटी सेक्टर को ऑप्ट किया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जब आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री करने का प्लान किया था, आपने ऑप्ट किया था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री करूंगा, ये बाय फोर्स नहीं था, ये आपकी चॉइस थी कि आप सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री करेंगे, ये आपकी चॉइस थी कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री करेंगे। और आप ये जानते हैं कि हमारे देश के विकास में चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो या दूसरी कोर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, उसके लिए जॉब्स की कमी नहीं है। तो मेरा तो सुझाव यही है, या मेरा विचार, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि हम जिस क्षेत्र के लिए तैयार हुए हैं, और देश भी आपको उसी के लिए तैयार कर रहा है, इंस्टीट्यूट आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं, तो ऑप्ट करना चाहिए। बाकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। जी सर, चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, युवाओं का एक बड़ा अजीब सा रुझान हो गया कि कॉलेज में कम आते हैं। वो घर से तो चलते हैं लेकिन कॉलेज तक नहीं पहुँच पाते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अटेंडेंस, चूँकि जब कॉलेज आएंगे तभी तो पढ़ाई की इतनी सारी बात सीख पाएंगे। तो चलते चलते युवाओं को मैसेज जो आप देना चाहें सर, 30 सेकंड में सर। पहली बात जो आपने क्लास में आने की कही, तो निश्चित रूप से अब जो इन्फॉर्मेशन का जो ज़माना है, इन्फॉर्मेशंस बहुत अवेलेबल हैं, और ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि छात्र जो है वो क्लासेज में कम आना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्लासेज में इन्फॉर्मेशन डिलीवरी की जगह कंटेंट डिलीवरी होनी चाहिए। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि शिक्षक जो है सिखाने और सीखने का नाता जो है विद्यार्थियों के साथ स्थापित करे, तो निश्चित रूप से वो आएंगे। सर, चर्चा को अब हम विराम देंगे। पूरी चर्चा में बात समझ में आई, शिक्षक का रोल सबसे बड़ा है, विद्यार्थी अपने लिए सजग रहे। तो जो बात एक मिथ मार्केट में आ गया है कि इंजीनियरिंग के बाद में नौकरी नहीं मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। उम्मीद है आपको आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। सर, आप स्टूडियो में पधारे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम मित्रों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।